अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डेटा वेयर हाउसिंग की जो है वो डेटा वेयर हाउस की एप्लीकेशन देखेंगे कि जो डेली लाइफ फील्ड है हमारे पास, उसमें हमारे पास कहाँ पर डेटा वेयर हाउस जो है एप्लीकेबल है। साथ साथ हम नॉर्मलाइजेशन देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हम जस्ट रिवाइज करेंगे क्योंकि ये आप लोग डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। डेटा वेयर हाउस में क्या है, इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन कोर बिजनेस इज टू स्ट्रीमलाइन एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी बिजनेस के ऊपर जो किसी भी बिजनेस का जो इम्पैक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर वो क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो किस तरह से मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, ये बिजनेस जो है वो आपका किस मतलब स्ट्रीम के साथ, किस लाइनअप के साथ जो है वो ग्रो कर रहा है और चल रहा है। ठीक है, स्मूथ बिजनेस रनिंग है या नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट हम किस तरह से जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। डेटा वेयर हाउस जिन फील्ड्स के अंदर एप्लीकेबल है बहुत सारी हैं, जिसमें फ्रॉड डिटेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है, डायरेक्ट मेल डेटाबेस मार्केटिंग है, क्रेडिट रिस्क प्रिडिक्शन, कस्टमर रिटेंशन मॉडलिंग, यील्ड मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस हैं, इनमें से हम कुछ जो है वो अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहली है फ्रॉड डिटेक्शन। By observing data usage patterns, people have typical purchase patterns, deviation from patterns, certain cities notorious for fraud, certain items bought by stolen cards, similar behavior for stolen phone cards. अब देखें फ्रॉड डिटेक्शन में डाटा वेयर हाउस किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है कि हम जो है वो फ्रॉड को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। यूजेज पैटर्न्स को देखते हुए हम फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा अगर क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज़ कर रहा है तो बस वक़्त ऐसा होता है कि कुछ बंदे जो हैं वो अच्छा जी, उसमें फिर क्या है कि हमारे पास हम क्रेडिट कार्ड में जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो हो सकता है क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की ही सिर्फ शॉपिंग करता है। ठीक है? तो इस तरह अगर कोई बंदा उसका क्रेडिट कार्ड चोरी कर लेता है तो हो सकता है बाइंग पैटर्न में डिफरेंस आए, हो सकता है वो बंदा कोई और शॉपिंग करे। तो ज़ाहिर है इससे भी हम लोग जो है वो फिर डाटा रिकॉर्ड है कि हमारे पास स्टोर होगा तो उससे फिर हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कार्ड जो है वो चोरी हुआ है और सारी चीज़ें फिर हम उसकी देख सकते हैं, सारी फैक्टर्स को देख सकते हैं। क्योंकि हर बंदे के कोई ना कोई परचेज पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप पैटर्न से डेविएट करेंगे तो जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये फ्रॉड है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो कि स्पेसिफिकली इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो जहाँ पर फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सर्टेन जहाँ पर वो फ्रॉडेस्ट जो स्टोलन कार्ड्स या इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पर यूज़ हो रही होती हैं। सर्टेन आइटम्स बॉट बाय स्टोलन कार्ड्स, जो उन कार्ड से बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो खरीदे जाते हैं जो कि अमूमन रोज़मर्रा उसमें नहीं खरीदे जाते। ठीक है, यूजेज पैटर्न्स में नहीं आते। सिमिलर बिहेवियर फॉर स्टोलन फ़ोन कार्ड, इस तरह फ़ोन कार्ड्स भी जो हैं उनके नंबर्स भी बाज़ औक़ात चोरी हो जाते हैं और उनको फिर उनके भी जो है उस तरह से फ्रॉड्स जो हैं वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका डाटा वेयर हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और काम आता है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में आपको टर्म से ही नज़र आ रहा है कि आप प्रॉफिट देखते हैं। बैंक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बैंक्स को ये जानना पड़ता है कि कौन सा कस्टमर प्रॉफिटेबल है या नहीं। ये बाज़ ये भी पता लगाना पड़ता है कि ये बैंक खुद इटसेल्फ प्रॉफिटेबल है या नहीं। ठीक है, और डोंट नो विच कस्टमर आर प्रॉफिटेबल। बैंक को बाज़ खुद ये नहीं पता होता कि कौन से कस्टमर प्रॉफिटेबल हैं और कौन से नहीं हैं। टिपिकली क्या है कि जो 50% से ज़्यादा जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं होते, बस वो अमाउंट जो है वो बैंक के अंदर रखते हैं और ऐसा होता है कि स्टेटमेंट बनाने के लिए और वो अमाउंट ज़्यादा सारी बैंक में जमा करवा देते हैं और जब स्टेटमेंट बन जाती है तो फिर क्या है कि वो अपनी अमाउंट विड्रॉ करा लेते हैं। बैंक ये समझता रहता है कि ये कस्टमर प्रॉफिटेबल है। आया कि इन कंपैरिजन ऑफ द कस्टमर के जो आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट बैंक में रखता है और फिर वो किसी जगह पे इन्वेस्ट करके बैंक से विड्रॉ करा के किसी जगह पे इन्वेस्ट करता है और जिससे प्रॉफिट आता है वो अगेन बैंक में सबमिट करा देता है। तो अब यहाँ पे देखें कंपैरिजन की वो बंदा प्रॉफिटेबल होगा कि जो स्टेटमेंट के लिए उसने अमाउंट जमा करवाई और फिर उसने निकलवा लिया, वो वाला बंदा जो प्रॉफिट लेके फिर उस अमाउंट को जमा करता है। ऑब्वियस वो वाला बंदा प्रॉफिटेबल होगा जो कि दोबारा उसमें जमा सबमिट कराएगा। ठीक है, डोंट नो विच वन, इसमें से फिर हमें समझ नहीं आती कि कौन सा है। और किसी भी चीज़ का बिहेवियर या किसी भी चीज़ में
प्रॉफिट का एनालिसिस करने के लिए ये चीज़ काफ़ी नहीं है कि आप उसका बैलेंस देखें कि उसके अकाउंट में अगर बैलेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिटेबल कस्टमर है, या ट्रांजैक्शंस अगर इस तरह से हो रही हैं तो आप उसको देखें। ठीक है, रीस्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, इसमें क्या है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग और उसकी जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसके लिए भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज भी यूज़ की जाती हैं ताकि प्रॉफिट देखा जाए कि किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लाइफ टाइम प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल्स जो होते हैं, अगर प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल्स कोई भी अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आने वाले 3 से 5 साल के लिए प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल जो है उसकी लाइफ रहे। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास जो बैंक है, बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए भी कि कितना प्रॉफिट किस कस्टमर से आ सकता है, ये बैंक प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो उसके एनालिसिस के लिए भी हम डाटा वेयर हाउस लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट मेल मार्केटिंग क्या है कि इसमें हम टारगेटेड मार्केटिंग होती है, किसी प्रोडक्ट के टारगेटेड कस्टमर्स को हम हिट करते हैं। ठीक है, इसमें ऑफरिंग हाई बैंडविड्थ पैकेज नॉट एट ऑल यूजर्स, नो फ्रॉम कॉल डिटेल रिकॉर्ड वेब सर्फिंग। इसमें हम ये देखते हैं कि जी आया जो यूज़र जो है वो ऐसा यूज़र जो कि बहुत ज़्यादा वेब सर्फिंग कर रहा हो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो हम उसका या कॉल्स अगर बहुत ज़्यादा किसी ने लिए हों तो उसके हिसाब से फिर हम उसका डाटा जो है वो देख लेते हैं कि कौन सा कस्टमर जो है वो टारगेटेड है, किस प्रोडक्ट के लिए है, या कोई अगर वो किसी नेटवर्क को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस नेटवर्क कनेक्शन को यूज़ करते हुए वेब सर्फिंग कर रहा है, मल्टीपल इसमें चीज़ें आ सकती हैं। सेव मार्केटिंग एक्सपेंस सेविंग पैनीज, नो योर कस्टमर बेटर। इसमें अगर आप टारगेटेड कस्टमर्स को हिट करेंगे बजाय कि उन कस्टमर्स को जो इतना ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करते लेकिन आप समझते हैं टारगेटेड कस्टमर है, तो आप सिर्फ उन लोगों को मेल करेंगे या उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उन लोगों को कॉल्स करेंगे या उन लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगे जो आपके टारगेटेड कस्टमर्स होंगे। आप पैटर्न्स के थ्रू ही ये एनालिसिस करेंगे और डाटा वेयर हाउस के अंदर जब डाटा पड़ा होगा कौन सा कस्टमर कितना ज़्यादा किस प्रोडक्ट को एक्सेस कर रहा है, या कौन सी सर्विसेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की यूज़ कर रहा है, किसी बिजनेस को कितना ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों से जो है ना वो हम सिर्फ टारगेटेड कस्टमर्स को जो है वो देख सकेंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रेडिट रिस्क पोजीशन। इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने लोन देना, अब बैंक को ये नहीं पता होता कि कौन सा कस्टमर स्टेबल है और कौन सा रोलिंग है। रोलिंग कस्टमर का मतलब ये है कि वो बार बार जॉब चेंज करो, 6 महीने एक जगह जॉब की फिर एक जगह जॉब की और बैंक से लोन लेने आ गया। आया कि वो कस्टमर जो कि 10 साल से किसी एक अदारे में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो लोन लेने आया, तब देखें स्टेबल कस्टमर तो वो होगा जो कि 10 साल से एक जगह पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और हम उसको ट्रैक भी इजीली कर सकते हैं, हम फ्रॉड भी नहीं हो सकता, लोन लेके भाग भी नहीं सकता। लेकिन एक ऐसा बंदा जो बार बार जॉब स्विच कर रहा है तो जाहिर है कि वो अनस्टेबल पर्सन होगा, हो सकता है लोन लेके वो भाग जाए। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डिसीजन जो है वो होना चाहिए। डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स हो, हर कस्टमर के लिए डिफरेंट रेट्स हो, ये ना हो कि जो आपका स्टेबल कस्टमर है उसको आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे दें और जो रोलिंग कस्टमर है उसको इंटरेस्ट रेट कम दे दें। तो डू नॉट सब्सिडाइज बैड कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ गुड। ठीक है, आप तो बुरे कस्टमर्स को आप सब्सिडाइज ना करें अच्छे के चक्रों में, कि आप समझें कि जो है वो उनको जो अच्छे कस्टमर्स नहीं हमको फ़ायदा ना दें, ये समझ करके ये हमारे अच्छे कस्टमर हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्रेडिट देना है किसी को या लोन देना है किसी बैंक ने, तो उसकी बेसिस पे कैसे प्रिडिक्शन की जाए कि कौन सा कस्टमर अच्छा है कौन सा नहीं है। तो अगर डाटा वेयर हाउस के अंदर किसी की पूरी डिटेल बायोडाटा पड़ा होगा या प्रीवियस रिकॉर्ड पड़ा होगा तो उससे फिर हम एनालिसिस लगा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यील्ड मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारे पास यील्ड जो है वैसे तो फसल को कहते हैं जी, फसल इस साल में कितनी हुई है और क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो हम फिक्स्ड इन्वेंट्री की बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, द प्राइस ऑफ आइटम शुड गोज टू ज़ीरो, या आइटम प्राइस वेरी फॉर वेरिंग कस्टमर्स। इसमें क्या है कि आपके जो आइटम की प्राइस है वो ज़ीरो पे भी जा सकती है। अब इसमें जो एग्जांपल नीचे दी गई है आपको एयरलाइन या होटल्स की दी गई है। एयरलाइन में देखें अगर आपके पास जहाज़ की कुछ सीटें खाली हैं और जब जहाज़ टेक ऑफ कर जाता है तो उसमें फिर कोई भी बंदा नहीं बैठ सकता, तो वो जितनी सीट्स 10 या 15 सीट्स जितनी भी खाली हैं वो आपका आइटम जो है वो उसकी प्राइस उस टाइम ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर तो कोई बंदा बैठा होता तो उसने कोई ना कोई प्रॉफिट दिया होता, उस बंदे ने उसके अगेंस्ट कोई अमाउंट पे की थी। लेकिन जबकि वो सीट्स खाली हो गई हैं तो फिर उसमें क्या है कि उस आइटम की प्राइस ज़ीरो हो गया, वो यूज़लेस है, उसमें वो यूज़ नहीं हो रहा। उड़ते जहाज़ के अंदर तो कोई नहीं बैठ सकता। इस तरह होटल्स की मिसाल है कि अगर रात एक होटल का ये रूल है कि जी रात 2 बजे के बाद कोई और कमरा जो है वो नहीं बुक करते, चाहे कि कमरे उनके पास खाली भी हों, लेकिन वो जो खाली कमरे हैं वो आपके
जो है ना फिक्स्ड इन्वेंट्री समझिए उस बिज़नेस की। तो उसमें क्या है कि वो जो कमरे हैं, वो जो आपका आइटम है, कमरों को हम आइटम कह लेते हैं, उनकी प्राइस क्या हो जाएगी, 0 पे चली जाएगी, क्योंकि वो यूज़लेस हैं, यूज़ तो हो ही नहीं रहे, ना कोई प्रॉफिट दे रहे हैं। और इसी तरह अगर आपके होटल्स में ऐसे हो कि 24 आवर बुकिंग हो, तो फिर ज़ाहिर है कि वो होगा। और फिर आइटम प्राइस भी जो है वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करते हैं, किस बेसिस पे कि अगर हम सपोज जो एयर टिकट है, हम एयर टिकट की एग्जांपल ले लेते हैं, हम कहते हैं एयर टिकट की प्राइस जो है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करती है कि एक कस्टमर ने कितनी पहले एडवांस में बुकिंग कराई है, महीना पहले कराई, 15 दिन पहले कराई, हफ्ता पहले करवाई, कितनी सीट जब उस बंदे ने वो सीट्स बुक कराई थी उस टाइम कितनी सीट्स खाली थी, और ये कस्टमर कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि ये कस्टमर कितने टाइम कितना ज़्यादा इस एयरलाइन के ऊपर ट्रैवल करता है, ठीक है, एक महीने में कितनी बार करता है, एक हफ्ते में कितनी बार करता है, और राउंड ट्रिप लेता है या वन वे रिटर्न लेता है। तो फिर हर कस्टमर के लिहाज से जो है वो प्राइसेस जो हैं वो वेरी कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अगर बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कई जगह पे कि एंड टाइम पे अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो वो आपसे आपको सीट जो है वो डबल रेट के ऊपर देते हैं, या हो सकता है थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा चार्ज करें नॉर्मल से, ठीक है। तो मतलब इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए भी हम जो है अगर डाटा वेयर हाउस, तो फिर हम इजीली जो है वो पैटर्न्स देख सकते हैं। एग्रीकल्चर सिस्टम में एग्रीकल्चर हमारी बहुत बड़ी फील्ड है, और किसी भी कंट्री की सक्सेस जो है वो एग्रीकल्चर उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्रीकल्चर में हमारे पास जो डाटा है वो डिकेड्स का डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा है, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं कि मेट्रोलॉजिकल डाटा है, जिसमें ऐसा डाटा जिसमें 50 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। उस दिन भी हमने बात की थी, एक बंदा जो है ना वो 6-7 से ज़्यादा एट्रीब्यूट को साइमल्टेनियसली हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए डाटा वेयर हाउसेज जो हैं वो रिक्वायर होते हैं। तो एग्रीकल्चर अभी एक न्यू इसमें डाटा वेयर हाउस जो है वो इसका इस फील्ड में आया है कि इसका डाटा इसलिए रखा जाता है ताकि एक्सपर्ट्स जो हैं वो जजमेंट कर सकें और डिसीजंस अच्छे तरीके से ले सकें कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन रिजल्ट्स इन अंडर यूटिलाइजेशन, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन व्हाट अमाउंट एंड व्हेन। अब इसमें ये भी ज़रूरी होता है कि अच्छा जी किस सीज़न में कितनी खाद चाहिए, कितनी दवाइयाँ चाहिए, पेस्टिसाइड्स कितने चाहिए, ठीक है। और अगर ये अमाउंट है ये कब तक चाहिए, कितनी चाहिए और क्यों चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें एनालिसिस जानने के लिए फिर हमारा डाटा वेयर हाउस एग्रीकल्चर सिस्टम्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट में फिर हम नॉर्मलाइजेशन जो है वो डिस्कस करते हैं।